मौत का खौफनाक फंदा। जबलपुर के रहने वाले आदित्य की नौकरी दिल्ली के एक कॉलेज में लग गई। उसने एक कमरा किराए पर लिया हुआ था। मकान मालिक अपनी बीवी के साथ ग्राउंड फ्लोर पर रहता था। सीढ़ी उतरते हुए आदित्य ने बगल वाले गार्डन में एक खूबसूरत लड़की को झूला झूलते हुए देखा तो ख्याल आया कि शायद मकान मालिक के यहाँ कोई मेहमान आए होंगे। उस दिन के बाद से वो अक्सर उस लड़की को अपने कमरे की खिड़की से झूला झूलते हुए देखता रहता था। वो भी मुड़कर तो वो मुस्कुरा देता, जवाब में वो भी मुस्कुरा देती। उसने बहुत कोशिश की कि मकान मालिक से उस लड़की के बारे में पूछे, मगर हिम्मत नहीं हुई। जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी, मगर इसके अलावा आदित्य के ख्यालों में अक्सर वो झूले वाली लड़की आती जाती रहती थी। एक दिन वो कॉलेज से घर जाने के लिए निकला तो उसी लड़की को पार्क में टहलते हुए देखा जो उसे अपने कमरे की खिड़की से झूला झूलती हुई नजर आती थी। वो हिम्मत करके उसकी तरफ बढ़ा। मैं आदित्य, रोज आपको झूला झूलते हुए देखता हूं। क्या हुआ, आज झूला नहीं झूल रही हैं आप? वो बोली, नहीं, बस ऐसे ही टहलने का मन था। लेकिन आप इस समय और यहां पर? आदित्य बोला, जी बस कॉलेज से लौट रहा था तो आज अपने आप को रोक ना सका और सोचा आपसे बात करूं। आप कहें तो मैं चला जाता हूं। लड़की बोली, नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप चाहें तो मेरे साथ टहल सकते हैं। उसने पलकें उठाकर आदित्य को देखा तो वो एक लम्हे के लिए चकरा गया। उसकी गहरी नीली आंखें हद से ज्यादा खूबसूरत थीं, मगर उसका चेहरा उसे बेहद उदास लगा। फिर भी वो उसकी आंखों के जादू में डूबने लगा। तभी पीछे से आवाज आई, अरे आदित्य, यहां क्या कर रहे हो? उसने पीछे मुड़कर देखा, ये उसके कॉलेज का दोस्त अजय था। अजय को देखकर लड़की तेजी से बाहर निकल गई। कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। वो भी सिटपटाकर पार्क से बाहर निकल आया, लेकिन बाहर उस लड़की का नामो निशान नहीं था। अजय आदित्य के साथ उसके रूम पर आया, चाय पीकर चला गया। जाते जाते मजे लेते हुए बोला, भाई बढ़िया है, सेटिंग जमा लो, लगे रहो। दूसरे दिन उसे रात को वापसी पर वो फिर नजर आई तो वो उसके पास गया। कल तुम कहां गायब हो गई थी? वो बोली, कहीं नहीं, बस मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे यहां तुम्हारे साथ देखकर कुछ गलत सोचे। आदित्य बोला, तुमने अब तक अपना नाम नहीं बताया। उसने बताया, रीता वर्मा नाम है मेरा। तो क्या तुम मेरे मकान मालिक वर्मा जी की बेटी हो? हां, आदित्य बोला, लेकिन पहले तो तुम कभी नजर नहीं आई। उसने बताया, मैं पिछले हफ्ते इलाहाबाद से आई हूं। उसके बाद आदित्य और रीता गहरे दोस्त बन गए। वो हर जगह साथ जाते, लेकिन रीता रात के समय ही जाती थी। एक बार आदित्य ने पूछ ही लिया, एक बात बताओ, तुम हर जगह रात के समय जाना ही क्यों पसंद करती हो? उसने जवाब दिया, रात मुझे बड़ी अच्छी लगती है। वैसे भी मुझे हंगामा और भीड़ भाड़ पसंद नहीं है। जब कभी दोनों बाहर जाते और रात को देर से वापस आते तो रीता आदित्य को हमेशा उस वक्त तक गुड नाइट न कहती जब तक वो अपने कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल नहीं हो जाता था। आदित्य ने उसे उसके घर में अंदर जाते हुए कभी नहीं देखा था। एक बार चांदनी रात में पार्क में टहलते हुए आदित्य ने यूं ही रीता से उसके गले में डले स्कार्फ के बारे में पूछ लिया कि आखिर इतनी खूबसूरत गर्दन में वो स्कार्फ क्यों पहने रहती है। रीता काफी देर तक आदित्य को टालती रही, फिर मुस्कुराकर उसने स्कार्फ उतार दिया, लेकिन पलक झपकते ही आदित्य डर के मारे कांप गया। ऐसा लगता था जैसे रीता की गर्दन काटकर
फिर से जोड़ी गई हो और अब भी खून उसके इर्द गिर्द जमा हो। डर गए ना? रीता की आवाज उसे फिर से होश की दुनिया में घसीट लाई। आदित्य बोला, नहीं तो, लेकिन बेहतर है कि ये स्कार्फ पहन लो। रीता आदित्य को कभी सुबह के समय नहीं मिलती थी। जब शाम ढलने लगती थी तो वो उससे मिलने आया करती थी। एक दिन आदित्य ने कहा, कल दोपहर में हम होटल में लंच करेंगे, क्या ख्याल है? वो बोली, नहीं। आदित्य हैरान हुआ, लेकिन क्यों? वो बोली, अगर मुझसे दोस्ती रखना चाहते हो तो मुझसे कभी दिन में मिलने के लिए मत कहना, ना ही मेरे बारे में कभी कुछ पूछना, वरना वो हमारी दोस्ती का आखिरी दिन होगा। ये कहकर वो तेजी से पार्क से बाहर निकल गई। उसने आखिर ऐसा क्यों कहा? ये सोचते सोचते आदित्य का सिर दुखने लगा। रीता सिर्फ उसकी दोस्त ही नहीं बल्कि हमदर्द भी बन गई थी। जब तक वो उससे मिल न लेता उसका दिन अधूरा सा होता था। अगले दिन वो न मिली तो आदित्य को बड़ी बेचैनी हुई। सोचा कि उसके घर जाकर ही मालूम करे। उसका घर नीचे ही तो था। फिर सोचा कि कहीं वो उसकी इस बात का बुरा ना मान जाए। 2 दिन बाद जब रीता मिली तो आदित्य बड़ी बेताबी से उससे मिला और बड़ी गर्मजोशी से उसके दोनों हाथ थामकर अपने हाथों में ले लिए। लेकिन अगले ही पल उसने घबराकर उसके दोनों हाथ छोड़ दिए। उसके हाथ बर्फ की तरह बेहद ठंडे थे। उसने मुस्कुराकर पूछा, लगता है बहुत बेकरार थे तुम मुझसे मिलने के लिए। आदित्य बोला, हाँ, लेकिन रीता, मुझे तुमसे एक जरूरी बात कहनी है। रीता ने पूछा, हाँ कहो, क्या कहना चाहते हो? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये कहकर आदित्य उसकी आंखों में देखने लगा, जिनमें अब प्यार की जगह शोले दहक रहे थे। मेरी लाइफ में शादी की कोई जगह नहीं है। बस अब मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। ये कहकर वो तेजी से उठी और एक अंधेरे कोने में गायब हो गई। अब रीता आदित्य के लिए एक रहस्य बन चुकी थी। आखिर मैंने उससे सिर्फ शादी की पेशकश ही तो की थी। उसने फैसला कर लिया कि वो कल ही वर्मा जी से मिलकर बात करेगा कि रीता ऐसा क्यों कह रही थी। उसके बाद आदित्य भी पार्क से निकलकर अपने कमरे की ओर चल पड़ा। रात को सोते समय आदित्य रीता के ख्यालों में इतना खो गया कि उसे नींद ही नहीं आ रही थी। कभी करवटें बदलता तो कभी लगातार बंद पंखे को देखता रहता। पंखे को देखते देखते अचानक उसे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे रीता के गले में उसी के स्कार्फ का फंदा लगा हुआ है और वो पंखे से लटककर झूल रही है। उसने देखा कि कमरे की चारों तरफ की दीवारों पर खून के छींटे पड़े हुए हैं। डर के मारे उसकी रूह कांप गई। उसने चिल्लाना चाहा, लेकिन गले से आवाज तक नहीं निकली। वो हिम्मत करके उठा। दीवार पर खून के छींटों के ऊपर हाथ लगाया तो उसके हाथ खून से गीले हो गए। वो भागते हुए नीचे गया। जब सीढ़ी से नीचे उतरने लगा तो उसे सीढ़ियों पर रीता खड़ी दिखाई दी। वो बदहवास सा भागता हुआ कमरे में वापस आया तो अब कमरे में ना तो दीवारों पर कोई खून के निशान थे और ना ही पंखे पर रीता की झूलती हुई लाश। आदित्य वापस दौड़ते हुए सीढ़ियों पर गया, लेकिन रीता सीढ़ियों पर नहीं थी। उसने सोचा शायद वो घर के अंदर चली गई होगी। उसने वर्मा जी के घर का दरवाजा खटखटाया। काफी देर तक खटखटाता रहा। अंकल अंकल चिल्लाता रहा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। वो वापस अपने कमरे में डरते हुए आया ही था कि दरवाजा बहुत तेज आवाज करता हुआ अचानक बंद हो गया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन किसी अनजानी सी ताकत ने उसे खींचकर फेंक दिया। आदित्य का सिर दीवार से टकरा गया। कुछ पलों के लिए वो बेहोश हो गया।
जैसे ही उसे होश आया, उसने देखा सामने रीता खड़ी है। उसके गले पर स्कार्फ नहीं है, खून बह रहा है। उसके हाथ में खून से सना हुआ स्कार्फ है। वो स्कार्फ लेकर आदित्य की ओर बढ़ती है, साथ में डरावनी आवाज में कहती जाती है, मैं जानती हूं, जैसे उसने मुझसे शादी की और छोड़कर चला गया, तुम भी ऐसा ही करोगे। जो भी मेरे साथ ऐसा करने के बारे में सोचेगा भी, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर वो आदित्य के गले में मौत का खौफनाक स्कार्फ का फंदा डाल के खींचने लगती है। आदित्य का दम घुटने लगता है। आदित्य कंपकपाती आवाज में कहता है, रीता, मुझे छोड़ दो। मैं ये घर ही नहीं बल्कि शहर भी छोड़कर चला जाऊंगा। मुझे माफ कर दो। मैं नहीं जानता था कि तुम्हारा पास्ट क्या है। आदित्य लड़खड़ाती आवाज में बोलते बोलते अचानक बेहोश हो जाता है। गहरी नींद में सोए हुए वर्मा जी को उसी वक्त सपने में रीता डरावनी आवाज में कहती है, पापा, मेरे स्कार्फ के फंदे में दम घुट के आदित्य मर गया। मैंने उसे भी मार डाला। इस सपने से वर्मा जी की नींद खुल जाती है। वो भागते हुए ऊपर आते हैं। कमरे का दरवाजा खुला था। देखते हैं कि आदित्य बेहोश पड़ा हुआ है, लेकिन उसके गले में दम घुटने से जख्मों के निशान साफ दिख रहे थे। वो उसे उठाकर अपने घर नीचे ले जाते हैं। काफी देर बाद आदित्य को होश आता है। जैसे ही आदित्य की आंख खुलती है, उसकी नजर सामने दीवार पर रीता की फोटो पर पड़ती है, जिस पर एक हार टंगा हुआ था। आदित्य पूछता है, अंकल जी, ये रीता आपकी बेटी? लेकिन इसके बाद वर्मा जी कहते हैं, बेटा, मैं समझ गया तुम क्या पूछना चाहते हो। हाँ, ये मेरी बेटी है। इसे मरे हुए 7 साल हो चुके हैं। मुझे लगा था कि शायद ये तुम्हें कुछ नहीं करेगी, लेकिन अब तुम्हारा यहां रहना ठीक नहीं है। इसकी मर्जी के खिलाफ इसकी शादी मैंने की थी, और जिससे इसकी शादी हुई थी उसने इसे धोखा देकर किसी और से शादी कर ली। इस सदमे के बाद रीता ने ऊपर वाले कमरे में पंखे से फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। हमने ग्रह शांति भी करवाई थी। पंडित जी ने कहा था कि जहां तक हो सके मैंने कर दिया, अब ऊपर वाले की मर्जी। फिर भी यही उम्मीद करते हैं कि आपका घर रीता के साए से मुक्त हो जाएगा। और जब इतने महीनों से तुम यहां सुकून से रह रहे थे, तो मुझे लगा कि जो पिछले किराएदारों के साथ हुआ है, अब तुम्हारे साथ नहीं होगा। मैं माफी चाहता हूं बेटा। इस हादसे के बाद आदित्य तो वर्मा जी का मकान छोड़कर चला गया, लेकिन उसके दिल में बसी रीता की यादें कभी नहीं गईं। आदित्य के जहन में बसी रीता की यादें दुनिया को अजीब लग सकती हैं, लेकिन आदित्य ने इन यादों के साथ जीना सीख लिया था। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप ऐसे ही डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चले मिलते हैं कहानी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।